हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्से सैनी आज फिर से आपका विज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की भौतिकी की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय भौतिक जगत का अध्ययन करेंगे। और यह अध्याय बहुत सरल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और मैं आपको इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे आज का पहला टॉपिक लेते हैं हम। इस पाठ का नाम है भौतिक जगत। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। और आज का पहला टॉपिक लेते हैं हम भौतिकी की परिभाषा। और इसको हम भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिजिक्स। और अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। एनसीईआरटी के अनुसार भौतिकी की यथार्थ परिभाषा देना संभव नहीं है। इसकी सामान्य परिभाषा के अनुसार भौतिक अध्ययन से संबंधित है। क्योंकि वैसे तो क्या है कि आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में इसकी कोई यथार्थ परिभाषा नहीं दे रखी, और इसकी सामान्य परिभाषा तो क्या है कि इसकी सामान्य परिभाषा के अनुसार यह भौतिक जगत के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि इसमें भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है। और इसकी दूसरी सामान्य परिभाषा के अनुसार मैं आप लोगों को बता देता हूँ सुविधा के लिए। इसकी दूसरी सामान्य परिभाषा के अनुसार
के अनुसार विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें या जिसके अंतर्गत प्रकृति व इसकी घटनाओं का अध्ययन किया किया जाता उनकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी कि जिसमें प्रकृति व इसकी घटनाओं यानी कि प्रकृति व इसमें जो भी घटनाएं घटित होती है उनका अध्ययन किया जाता है। और वैसे वैसे इस भौतिकी का हिंदी शब्द क्या है? प्रकृति। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यह भौतिकी के संस्कृत शब्द है। और अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक पर के मूल बल उनकी प्रकृति में कितने मूल बल हैं? प्रकृति के मूल बल क्योंकि हमारी समझ की वर्तमान चरण में हमारी की हमारी समझ की वर्तमान चरण पर प्रकृति हम प्रकृति के 4 मूल बलों को जानते हैं। 4 मूल बलों को जानते हैं कि प्रकृति में क्या है? हम 4 मूल बलों को जानते हैं। तो इसमें पहला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स।
और इसकी परिभाषा देखते हैं अब हम। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। यह एक सार्वत्रिक बल है। बल है यह बल ग्रेविटॉन की सहायता से कार्य करता है। कार्य करता है। यानी कि जैसे दो पिंड, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा है, तो फिर उन दोनों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण जो आकर्षण बल लगता है वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। एक सार्वत्रिक बल है, यानी कि यह ब्रह्मांड में सभी जगह लागू होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल फोर्स। यह बल ग्रेविटॉन की सहायता से कार्य करता है, क्योंकि यह इसकी एक इकाई है ग्रेविटॉन, इसलिए इसको हम इंग्लिश में ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और इस हिसाब से अब मैं आता हूँ अपने बल के दूसरे प्रकार पर, कि दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर, कि आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है।
विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। विद्युत जैसे स्थिर आवेशों के मध्य विद्युत बल व चुंबकीय बल गतिशील आवेशों से संबंधित होता है। या गतिशील आवेशों से संबंधित होते हैं। ये दोनों प्राय अलग अलग नहीं हो सकते हैं। या ये दोनों बल प्राय अलग अलग नहीं हो सकते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से दस की घात 36 गुना होता है। जैसे आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है, जो परिभाषा मैंने इधर लिखी है कि स्थिर आवेशों के मध्य, यानी कि आवेश दो होते हैं, एक तो होते हैं स्थिर और एक होते हैं गतिशील आवेश। जैसे अब मैं पेन से लिख रहा हूँ तो क्या है ये गतिशील आवेश, और मैंने लिखना बंद कर दिया तो ये क्या हो गया स्थिर आवेश। आवेशित कणों के बीच में, ये आवेशित कण है, लगने वाला बल विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। और स्थिर आवेशों के मध्य विद्युत बल व चुम्बकीय बल गतिशील आवेशों से संबंधित होते हैं। क्योंकि इसमें जो विद्युत बल है वो स्थिर आवेशों से, और जो चुम्बकीय बल है वो गतिशील आवेशों से संबंधित होते हैं। ये दोनों प्राय अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ये दोनों प्राय अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना होता है, यानी कि 10 की घात 36 गुना अधिक होता है यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से। और अब हम आते हैं बल के अगले प्रकार पर, इनकी बल के चौथे प्रकार पर, बल के तीसरे प्रकार पर। तो ये तीसरे प्रकार का बल कौन सा है? परबल नाभिकीय बल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
और अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों व समान आवेश वाले प्रोटॉनों को बांधे रखने वाला बल जो कि नाभिक को स्थिरता प्रदान करता है। स्थिरता प्रदान करता है पर बल नाभिकीय बल कहलाता है। और बल नाभिकीय बल कहलाता है। और जैसे मैं आपको इसे समझाता हूँ, नाभिक में न्यूट्रॉनों व समान आवेश वाले प्रोटॉनों को बांधे रखने वाला बल जो कि नाभिक को स्थिरता प्रदान करता है। यानी कि न्यूट्रॉन तो क्या होता है, अनावेशित, और समान आवेश यानी कि जिस पर प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन। उनको और प्रोटॉन किसमें होते हैं, नाभिक में, तो उनको क्या है, बांधे रखने वाला बल यानी कि नाभिक होता है छोटा सा और प्रोटॉन होते हैं अनेक, तो उनको बांधे रखने वाला बल, इनकी इसी बल के कारण वो बंधे रहते हैं, जो कि नाभिक को स्थिरता प्रदान करता है। परबल नाभिकीय बल यानी कि परबल नाभिकीय बल कहलाता है। और फिर क्या होता है कि यह बल विद्युत चुंबकीय बलों से बलों से 10⁻36 गुना होता है। यह बल क्या है, 100 गुना होता है। सौ गुना नाभिक में न्यूट्रॉनों व समान आवेश वाले प्रोटॉनों को बांधे रखने वाला बल जो कि नाभिक को स्थिरता प्रदान करता है, परबल नाभिकीय बल कहलाता है। और यह बल विद्युत चुम्बकीय बलों से 100 गुना तीव्र होता है। और अब हम आते हैं बल के
अगले प्रकार पर यानी कि चौथे प्रकार पर दुर्बल नाभिकीय बल। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। दुर्बल दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित प्रक्रियाओं जैसे बीटा से के समय प्रकट होते हैं। के समय प्रकट होते हैं। ये बल यह बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है। बल जितना नहीं होता है। बल का परिसर दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर बल का परिसर 10⁻⁻16 मीटर कोटि का होता है। और सॉरी, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया था कि जो प्रबल नाभिकीय बल है तो इसका परास क्या है। इसका परास 10⁻⁻16 मीटर कोटि का होता है। 10⁻⁻15 मीटर होती है। जैसे अब मैं आप लोगों को इन दोनों बलों को समझाता हूँ। जैसे प्रबल नाभिकीय बल तो क्या है, नाभिक में न्यूट्रॉनों व समान आवेश वाले प्रोटॉनों को बांधे रखने वाला बल। यानी कि न्यूट्रॉन क्या है, अनावेशित होते हैं और प्रोटॉन क्या है, धनावेशित होते हैं। और ये क्या है, नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये क्या है, अनेक होते हैं और नाभिक का आकार क्या है, छोटा होता है। तो कि उनको बांधे रखने वाला बल जो कि नाभिक को स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि नाभिक स्थिर रहता है इस बल की सहायता से ही। तो प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। और मैंने ये आप लोगों को पहले भी समझाया था। और यह बल क्या है, विद्युत चुम्बकीय बलों से
100 गुना तीव्र होता है और इसका परास 10⁻⁻15 मीटर होता है। इनकी 100 गुना अधिक होती है विद्युत चुम्बकीय बलों से इसकी तीव्रता, और लेकिन इसका परास क्या है, सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर होता है। और अब हम आते हैं इसके अगले प्रकार पर, दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित प्रक्रियाओं जैसे बीटा क्षय के समय प्रकट होते हैं, यानी कि कुछ निश्चित प्रक्रियाएं जैसे बीटा क्षय जो आप लोग के कक्षा 12वीं में पढ़ोगे के समय प्रकट होते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है। यह बल जैसे दुर्बल तो होता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कमी होता है। और इसकी परास क्या है, 10⁻16 मीटर कोटि की होती है। दुर्बल नाभिकीय बल का परास या परिसर 10⁻16 मीटर कोटि का होता है। तो एक ही बात है, परास या परिसर। और अब हम आते हैं इसके अगले बिंदु पर, अगले टॉपिक पर, कि भौतिकी के दो प्रमुख विचार। भौतिकी के दो प्रमुख विचार क्या है? एक वो पहला प्रकार है एकीकरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। और अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। प्रकृति के मूल बलों को एकीकृत करने के प्रयास को एकीकरण कहा जाता है। और जैसे इसका उदाहरण क्या है, जैसे विद्युत चुम्बकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बलों को एकीकृत रूप से एकीकृत रूप से विद्युत दुर्बल बल कहते हैं। बल कहते हैं। यानी कि वैज्ञानिकों के मन में क्या विचार आया कि प्रकृति में जितने भी मूल बल विद्यमान हैं, जो हमने
इससे पहले पढ़े थे को एकीकृत करने, यानी कि दोनों को मिला करके एक ही बल का निर्माण करने, इनकी दोनों को एक साथ मिला करके, जैसे चारों को भी एक साथ मिला करके उनसे एक ही बल उत्पन्न करना, उसको हम एकीकरण कहते हैं। तो प्रकृति के मूल बलों को एकीकृत करने के प्रयास को एकीकरण कहा जाता है। जैसे विद्युत चुंबकीय बल है और दुर्बल नाभिकीय बल है, और इन दोनों बलों को एकीकृत रूप से, यानी कि इन दोनों बलों को मिला करके विद्युत दुर्बल बल कहते हैं। इन दोनों बलों को मिला करके विद्युत दुर्बल बल कहते हैं। और अब हम आते हैं इसके अगले विचार पर, वो है न्यूनीकरण। और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन या मिनिमाइजेशन। तो मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने इसकी परिभाषा। किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल गुणों को सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं व गुणों को व्युत्पन्न करना एक संबंध प्रयास होता है। यह उपागम न्यूनीकरण कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। जैसे क्या, ये एक पृथ्वी है, इसको हम गए कागज पर निरूपित करने पर एक ठोस गोले के समान मानते हैं, और ये क्या है, केंद्र पृथ्वी का। तो फिर हम क्या है, कागज पर एक ठोस गोले के समान मानते हैं पृथ्वी को, और
उस पर एक नियम लागू करते हैं, जो मैंने आप लोगों को भी बताया था कि किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय के गुणों को इसके अवयवी सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं व गुणों को व्युत्पन्न करना एक संबंध व प्रयास होता है। यह उपागम न्यूनीकरण कहलाता है, जो हम इस पर लागू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।